ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये रही, ये कैलकुलस है। ये इसकी ब्लड कैपिलरी मौजूद। यहाँ से एयर जो है ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होके ब्लड में चलेगी। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है उसमें 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती। ठीक है, दिस फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कितने हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं? मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया हुआ है 2800 लैख हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो उससे जुड़ा करता है। ठीक है, उसकी मदद से क्या होता है? उसकी मदद से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। ठीक है, there is formation of what? There is formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दिस इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिसॉल्व फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो आप मुझे बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। मैंने लास्ट टाइम पूछा था। ये हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगी। क्या बनाएगी? कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन 20 to 30% जो है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? बाइकार्बोनेट्स की शक्ल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन होगी, क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाएगी। ठीक है, ये जो H2CO3 है ये टूटेगा किसके अंदर? H प्लस आयन के अंदर और HCO3 माइनस आयन के। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, HCO3 माइनस का यानी बाइकार्बोनेट आयन जो है इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा। इन रिएक्शंस को कैटलाइज कौन करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वो इन रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस बने हैं ये सोडियम आयन से कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करेंगे। पोटाशियम आयन से कंबाइन होंगे, पोटाशियम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस कहाँ होती है? रेड ब्लड सेल के अंदर हो रहे। ठीक है, ये वाले जो रिएक्शन हैं ये रेड ब्लड सेल के अंदर हो रहे। रेड ब्लड सेल में जो बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं
ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आइंस बाहर आ जाता है। और चूंकि ये नेगेटिव आयन है, जब ये बाहर आएगा तो अंदर नेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो बाहर से क्या होता है, क्लोराइड आयन अंदर चला जाता है, रेड ब्लड सेल का। ठीक है, बाहर से क्लोराइड आयन अंदर चला जाएगा, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। फिर ये क्लोराइड रेड ब्लड सेल के अंदर क्यों जाएगा जबकि वहां पर नेगेटिव आयंस पहले से मौजूद हैं? ये HCO3 बाहर आ रहा है, जब ये बाहर आएगा रेड ब्लड सेल से, तभी वो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन से कंबाइन होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो ये इस एक्सपेंस पे बाहर आता है। अगर ये अंदर नेगेटिव आयन बाहर आ रहा है तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड अंदर जाएगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए अंदर से। इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्योंकि ये जो एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेस, ये कहाँ से आएगा, आपसे कोई पूछे इसकी सोर्स क्या है, तो रेड ब्लड सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से ये बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में, ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। इधर देखिए ना, जब ये पहुंचेंगे कहाँ पे, जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट पेरिफेरी में बन गई, अब ये बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ पहुंचेंगे, अब ये पहुंचेंगे एल्वेलाई। एल्वेलाई पे पहुंचने के बाद अब रिएक्शन फिर से रिवर्स होगी, यानी कि इससे बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे, बाइकार्बोनेट आयंस से फिर H2CO3 बनेगा, H2CO3 से फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो है रिवर्स होगा, उल्टा होगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो मिलेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, इधर आ जाएगी 4% कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इस रास्ते से होती हुई बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो 20 to 30% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रहे हैं, तकरीबन 70 to 80% जो है, 70% to 80% बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में उसकी ट्रांसफर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस क्यों फूलती, इंस्पायरेटरी रेट हमारा क्यों बढ़ता, बताएगा। चलिए आप इसको नोट कर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
ओके, क्या बात हुई थी आपकी हमसे? वो आप पूछ रहे थे कि रीडिंग द एक्सरसाइज। कह रही थी ये और टाइम यहाँ से कैरोटिड आर्टरी निकल के जा रही है ब्रेन में। ये मौजूद है कैरोटिड बॉडी। ये जो कैरोटिड बॉडी है इसके अंदर मौजूद होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स मौजूद है। ये जो कीमो रिसेप्टर्स मौजूद है, ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बढ़ी हुई है, इसका साइन कितने बढ़े। अगर ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होती है तो यहाँ से नर्व जा रही होती है मेडुला ऑफ ब्रेन पे। मेडुला में क्या होता है? मेडुला में रिस्पायरेटरी सेंटर मौजूद। उससे क्या होता है कि हमारा रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइजिंग कंडीशन में
हमारा रिस्पायरेटरी रेट जो बढ़ने की वजह है वो यही होती है। ठीक है, तो हमारा रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से बढ़ जाता है साइजिंग कंडीशन। ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स मौजूद। जहन में सवाल उठता है कि सर अगर मेडुला को डायरेक्टली तो ब्लड मिल रहा होगा, उस पर भी जो CO2 एक्सप्रेस साइन पड़ी होगी, जो दोनों तरीकों से होती है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से मेडुला स्टिमुलेट होता है। यहाँ पे कीमोरिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो नर्व्स उसको स्टिमुलेट करती हैं, इसके अलावा डायरेक्टली भी स्टिमुलेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जरा एक बात गौर से सुनिएगा कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, किसी की अगर सांस फूल रही है, किसी को अगर डिस्निया हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही, ठीक है, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग है, उसकी क्या वजह होगी, आप क्या बताएं। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, क्या होगी। तो आप कंडीशन बता रहे हैं कि उस बंदे को डिफिकल्टी होगी। नहीं, क्यों, वजह क्या। देखिए सी लेवल पे भी, हम सी लेवल पे मौजूद है ना, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन के साथ 4 की बजाय 3, 3 के बजाय 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास कंबाइन होते चले जाते हैं। ठीक है, तो 4, इसके अलावा एक, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की जो है वो आपके पास कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। हमने केमिस्ट्री फिजिक्स में ये जरूर बात पढ़ी होगी कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी गैस 21% ऑक्सीजन की जो है, ठीक है, तो कम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि इसकी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, कि जो मैराथन रनर्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी प्रैक्टिस जो है, फाइनल रेस की जो प्रैक्टिस है, वो कई महीने पहले किसी हिल स्टेशन पे जाके करें। ठीक है, किसी हिल स्टेशन पे जाके करें अपनी मैराथन रेस की प्रैक्टिस। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखें अगर वो चले गए, मरी चले गए, तो मरी जो है वो सतह समंदर से तकरीबन 9-10 हज़ार फीट ऊपर है, या नारायण का नाम तो 10-12 हज़ार फीट की बुलंदी पे। जब वहां जाके तो क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। तो 4 की बजाय 3, 3 के बजाय 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होगी, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होता है, वो कम हो जाती है। जब उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, जब उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो अब क्या होता है कि बॉडी जो है वो समझती है ऑक्सीजन नहीं है, तो वो मजीद रेड ब्लड सेल्स बनाती है। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है बताइए। एरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, वो इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, वो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो बोन मैरो पे काम करेगा, और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देगा। जब रेड ब्लड सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस होके, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन की ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा आपके पास, अब उसकी बॉडी में रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो फिलहाल तो उसको जो दुश्वारी हो रही थी, कुछ दिनों में उसको वो दुश्वारी होना बंद हो जाएगी। लेकिन
रेड ब्लड सेल्स बढ़ गए, हीमोग्लोबिन बढ़ गए, उससे क्या होगा, जब उसकी रेस का टाइम आएगा तो वो कुछ दिनों पहले नीचे आ जाएगा। मतलब ये है कि वो कराची में अगर रेस हो रही है तो कराची में अब रेड ब्लड सेल्स की तादाद जो बढ़ी हुई है वो अचानक से कम नहीं होगी। जब वो कराची आया, उसके कम होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगे। ठीक है। अब आप देखिए जब रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ी हुई है तो अब उस सी लेवल पे हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई है, ज्यादा है, रेड ब्लड सेल ज्यादा है। इससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन जिससे में ज्यादा होगा तो थकन नहीं होगी उसको। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो उसको थकन नहीं होगी और वो थकने से बच जाएगा। ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ आपके पास, इस तरह से आपके पास जो मैराथन रनर्स होते हैं वो बगैर स्टेरॉइड यूज किए, बगैर और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस वगैरह यूज किए, वो इस मैच मैच को जो वो इस रेस को जो वो जीत जाते। ठीक है। शायद आपने कभी सुना हो कि फला खिलाड़ी का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वो जो डोप टेस्ट पॉजिटिव आने वाली बात है, तो दरअसल वो ऐसी मेडिसिन भी आती है जो आर्टिफिशियल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। उससे ये होता है बंदा जल्दी नहीं थकता, लेकिन उसकी ममानियत है। लेकिन ये जो हैबिट है कि किसी हिल स्टेशन पे जाके प्रैक्टिस करना, इसकी इजाजत है। ठीक है, इसकी इजाजत। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है। चले पहले इस बात को नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। जब इसे मैसेज सेंड करेगा मेडुलर अब्लेवेना को, तो फिर वो क्या करेगा? एक्सपायरी डेट बता दें। मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वॉमिटिंग सेंटर होती है। किसी को अगर वॉमिटिंग होती है तो वो वॉमिटिंग के लिए टैबलेट लेता है। वॉमिटिंग की टैबलेट जो है वो मेडुला पे जाके वॉमिटिंग सेंटर को इनहिबिट कर देती है, तो वॉमिटिंग रुक जाती है। ठीक है। मेडुला में शायद आपने ब्रेन अगर पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी सेंटर, कफ सेंटर, खांसी का सिरप जो पीते हैं तो वो भी आपके पास कफ सप्रेशन वहीं पे जाके एक्शन करती है। इसके अलावा आपका कपिल सेंटर वहीं पर होता है, और पेरिस्टाल्टिक रेट सेंटर वहीं होता है। इसके अलावा हार्ट रेट को कंट्रोल करता है वो। ठीक है, तो सारे मेन सेंटर आपके पास वहीं पे मौजूद
चले आगे बढ़ सकता हूँ। ये मैराथन वाली बात नोट कर लिया आपने। सिर्फ इतना याद रखिए, सी लेवल पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जोड़ना है। जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, K2 पे जा रहे हैं, तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है। Yes. चलिए इसके बाद आपसे बात करूंगा डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? Disorders of respiratory system। अच्छा, आपके कोर्स में अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे पीएमसी की, उसमें स्मोकिंग के इफेक्ट्स पे बात की है। स्मोकिंग बेसिकली कॉज करती है आपके पास एम्फाइसी। कभी आपने एम्फाइसीमा के बारे में सुन रखा है? एम्फाइसीमा क्या होता है आप बताइए। उससे हमें डिफिकल्ट मतलब सांस लेने में मसला होता है। वो सारी बीमारियों में, सारी लंग्स की बीमारियों में सांस लेने में मुश्किल हो। एम्फाइसीमा में क्या खास किसी को एल्वेलाइ बोले बोले एल्वेलाइ मतलब मैंने ये पढ़ा था, मुझे इतना याद है कि इसमें एल्वेलाइ है और ब्रोंकाई। ठीक है, ये डायग्राम बना रहे हो। ये देखिए नॉर्मल है। एम्फाइसीमा में क्या हुआ, ऐसे होगा, इलास्टिसिटी लॉस्ट होगा। इसको क्या लिखेंगे, डायलेशन ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेoli ऑफ लंग्स। ठीक है, डायलेशन ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेoli ऑफ लंग्स। सिगरेट के स्मोक के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इस हद तक हार्म कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, वो आपके पास उसकी इलास्टिसिटी को डैमेज कर देते हैं, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वेoli जो है वो डायलेट हो जाते हैं। उसको एम्फाइसीमा नाम देते हैं। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकर्स को रातों रात डेवलप नहीं होता, बल्कि ऐसे लोग जो तकरीबन 20 सिगरेटें रोजाना पीते, टू पैक्स टू पैक्स जो है वो रोजाना पीते हैं, मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा ही है, 20 है या 40 है, तो 2 पैक्स के अंदर। तो उसमें क्या है कि 40 सिगरेटें अगर रोजाना पी रहे हैं और कई सालों तक वो ऐसा करते रहे, तो उसकी वजह से उनको एम्फाइसीमा डेवलप हो जाता है। एम्फाइसीमा कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर से कम नहीं, क्योंकि जब एल्वेoli इस तरह से डायलेट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स के अंदर जो हवा रिटेन रहेगी वो बढ़ जाएगी। जब लंग्स के अंदर जो हवा रिटेन रह रही है वो बढ़ गई, तब उनको बाहर एक्सेल आउट करने में दुश्वारी होगी। ठीक है, बाहर एक्सेल आउट करने में जो है वो दुश्वारी होगी। ये लोग जब सांस लेते हैं
तो सांस बाहर ऐसे निकालते हैं कि दोनों हाथ बिस्तर पे यूं रखेंगे, और फिर उसके बाद ठीक है दोनों हाथ यूं बिस्तर पे रखेंगे, और फिर बाहर उसको एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। उसमें उनको काफी तकलीफ होगी। 24 घंटे में से तकरीबन 15 घंटे उनको ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, यानी कि सिलेंडर ऑक्सीजन का उनको घर पे रखना पड़ता है, ऑक्सीजन उनको लेना पड़ती है। आमतौर पे ऐसे लोग जो 15-20 साल से सिगरेट स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें आपके पास एम्फाइसीमा जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज characterized by dilation of terminal bronchioles and alveoli of lungs due to loss of elasticity। ठीक है, इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से। अब बात ऐसा भी होता है कि ये रप्चर भी हो जाता है। इससे क्या होता है, जिस तरह गुब्बारा जो है वो कोलैप्स हो जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह लंग जो है वो बिल्कुल पूरा एक लंग जो है उस तरह से कोलैप्स हो जाता है। ये बड़ी सीरियस कंडीशन। ठीक है, पूरा एक लंग जो है वो इस तरीके से कोलैप्स हो जाता है, which is considered as a very serious condition। ठीक है, जो एक अदर सीरियस कंडीशन जो है वो मानी जाती है। ओके, ये सिर्फ स्मोकिंग से हो सकते हैं, इसके और भी रीजंस? रीजन और भी पैदाइशी तौर पे भी बाज बच्चों को अल्फा 1 ट्रिप्सिन एंटी ट्रिप्सिन के एंजाइम उसकी डेफिशिएंसी है, जैसे चाइल्डहुड एम्फाइसीमा भी डेवलप होता है। ठीक है, वो कंजेनाइटल एम्फाइसीमा कहलाता है। मैं आपसे एक्वायर्ड एम्फाइसीमा की बात कर रहा हूँ कि स्मोकिंग की वजह से अगर किसी का एम्फाइसीमा डेवलप हुआ है। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? 15 घंटे ऑक्सीजन। ठीक है, 15 घंटे मरीज ऑक्सीजन लेगा, कोई रिवर्स नहीं है। ठीक है, कोई इसका रिवर्स नहीं है। लंग ट्रांसप्लांटेशन हमारे मुल्क में आज तक किसी की हुई नहीं। मुल्क हमारी कंट्री के अंदर कोई जाके करवा के आगे उनको बात करेगा, लेकिन वैसे कोई ऐसा हमारे पास कोई केस नहीं है कि लंग ट्रांसप्लांटेशन दिस इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, लंग ट्रांसप्लांटेशन आसान काम नहीं। ओके, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज एम्फाइसीमा। स्मोकिंग का जो दूसरा इफेक्ट आपको मिल सकता है वो आपको मिल सकता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और से सुनिएगा, देखिए ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई। होता क्या है कि सीलिया जो है स्मोकिंग की वजह से सीलिया जो है वो डैमेज होता है। अगर स्मोकिंग की वजह से सीलिया डैमेज हो जाती तो होगा क्या? जब सीलिया डैमेज हो जाती तो म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जब म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो म्यूकस लंग्स में चला जाता है। सीलिया जो है जब नहीं है तो वो म्यूकस को ऊपर भेजते ही नहीं। म्यूकस कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। और इस म्यूकस में क्या मौजूद है? जर्म्स मौजूद है। ठीक है, इस म्यूकस के अंदर जो है वो जर्म्स मौजूद है। तो होगा क्या? होगा ये कि जब ये म्यूकस लंग्स में चला जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स में जाएंगे, और क्या होगा? चेस्ट इंफेक्शन कॉज कर। अक्सर स्मोकर्स को खांसी रहती है इसी वजह से कि वो उनका जो रिस्पायरेटरी पाथवे होता है उसकी चोटिंग हो रही होती है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो, खुल रहा होता है, बंद हो रहा होता है, खुल रहा होता है, बंद हो रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनको बार बार खांसी आ रही। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? कंडीशन कहलाती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। कफ सिरप लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अगर बुखार वगैरह हो जाता है एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है तो फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर हो जाती है कि वो स्मोकिंग से बाज नहीं आते।
उनका निकोटीन लेवल जैसे ही नीचे जाता है तो वो उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है कि वो सिगरेट फौरन दोबारा चलाएं। ठीक है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आ गई है विच आर मच हार्मफुल, फार मोर हार्मफुल देन द नॉर्मल सिगरेट्स। ठीक है। चलो दूसरा डिसऑर्डर मुझे बताओ कि तुमने कभी सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ी थी? व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस? Sir, I don't know about. ठीक है, सुनिए तो जरा गौर से। आपने सेकंड ईयर में जो आप बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपके पास है, देखिए हमारा जो ट्रैकिया है ना और ब्रोंकाई है उनमें म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ये बात आपको पता है, मैंने आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी में बताया। सिस्टिक फाइब्रोसिस में बेटा होता यह है कि CFTR जीन्स जो है ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, देयर इज एक डेफिनेशन बता रहा हूं, याद रखना, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। There is the overproduction of thick mucus। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस करता है और थिक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस करता है और थिक प्रोड्यूस करता है। जब ज्यादा प्रोड्यूस करता है और थिक प्रोड्यूस करता है उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इन बच्चों का क्योंकि पैदाइशी तौर पर ये बीमारी होती है, ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। हो सकता है कोई किताब आप देखिए कि जिसमें माँ ने ना बच्चे को टांगे से ऊपर उल्टा लटकाया। क्यों लटकाया? वो इतने छोटे बच्चे को कौन सजा दे रहे, सजा नहीं दे रही है माँ। वो दरअसल ये जो म्यूकस उसका फंसा हुआ होता है, बच्चों को थूकना नहीं आता, साल से कम उम्र का बच्चा है अगर तो थूकना नहीं आता तो वो उल्टा लटकाया हुआ ताकि उसका जो मुंह है ना उसमें से म्यूकस बाहर आ जाए। अच्छा अब होगा क्या, बच्चे को थूकना आता नहीं है, ये म्यूकस लंग्स में चला जाता है। जब म्यूकस लंग्स में चला जाता है तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके और उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसको एंटीबायोटिक देते हैं, सही हो जाता है, फिर दोबारा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह जब इन्फेक्शन सही होता है तो उसका हीलिंग मैकेनिज्म ऐसा होता है कि इस तरह से गोल गोल एरियाज बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्ट। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। किसी जगह अगर हीलिंग होती है तो वहां पे फाइब्रोब्लास्ट आगे जमा होते हैं, हम कहते हैं वहां पे फाइब्रोसिस हो। अब बार बार इन बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो उस चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ, और दिस इज द कंडीशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका इलाज निकाला गया जीन थेरेपी के जरिए कि लिपिड पैकेट्स के अंदर नॉर्मल जीन्स डाल के यहाँ पे लैरिंगोस्कोप की मदद से इस जगह पे जो है वो स्प्रे कर देती। जब इस जगह पे स्प्रे कर देती तो स्प्रे करने पे क्या होता है कि नॉर्मल जीन्स, ये जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको मिल जाते हैं। जब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नॉर्मल जीन्स मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है आपके पास, इससे जो है उनकी सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो क्योर हो जाती है। ठीक है, चले करें को नोट करें, मैंने आपका टेस्ट भी ले ली, घड़ी घड़ी 5 मिनट पीछे। क्वेश्चन सर, ये जो आपने बताया कि बच्चों में होता है, तो ये जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें होगा ना, तो ये तो फिर उसको उसकी मदर से ट्रांसफर हुआ ना जीन के लिए, तो उसकी मदर को। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये है कि हो सकता है फादर को भी सिम्टम ना हो, मदर को भी सिम्टम ना हो। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी, क्योंकि आपके पास दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, बच्चे के अंदर स्मॉल सी जीन्स है, बच्चा ऑटोसोमल रिसेसिव इस वजह से शुक्र है। जिस तरह पेरेंट्स को थैलेसीमिया माइनर अगर है तो उनको खून नहीं चढ़ा होता, लेकिन बच्चे में जब दोनों जीन एग्रीगेट होते हैं बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाता है, बच्चे को खून चढ़ा होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज है बेटा आपकी? परसेंटेज अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं अभी कोई भी नहीं है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। 4% आई, ठीक है, फेडरल बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड से? ठीक है, मैडम मेहनत करें आप, सही से हो जाएगा। ठीक है, आपने कोचिंग फर्स्ट ईयर में कहाँ से ली है? कोचिंग मैंने भी लेक्चरर्स लेक्चरर्स वगैरह जो है सीनियर लेक्चरर गवर्नमेंट ऑफिसर्स
गवर्नमेंट कॉलेज तो कोचिंग सेंटर का नाम लेक्चर। अच्छा दी लेक्चर It is the COPD emphasized by dilation of terminal bronchioles and alveoli of lungs due to loss of elasticity. मेंटेन में आपकी कितनी परसेंटेज थी वो तो 80। मेंटेन में अच्छी थी सीओपीडी का मतलब क्या होता है सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कोई भी स्मोकर अस्पताल में एडमिट होता है उसकी फाइल में लिखा होता है सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव pulmonary disease